आज़ादी किस्त नंबर 11। दिलशेर को आर्य समाज रोड पर गुलाबदीन का मकान तलाश करने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। पहली बात तो ये कि रात 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। सर्दी की वजह से सड़क तकरीबन सुनसान थी। एक पान वाले की दुकान से मुतल्लिका गली के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो तकरीबन 20 मील आगे निकल आया था। बहरहाल इस गली में पहुंचकर वो एक बार फिर उलझ गया। ये गली बिल्कुल सुनसान थी। बाज मकानों के सामने कम वाट के बल्ब जल रहे थे जिनकी रोशनी ऊँघती हुई महसूस हो रही थी। दिलशेर की गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की थी और वो गली में दाएं बाएं मकानों की तरफ देख रहा था। गली में कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था जिससे कुछ पूछ लिया जाता। अचानक एक दरवाजा खुला। देखकर शेरदिल ने गाड़ी रोक लिया और नीचे उतर आया। वो किराने की एक छोटी सी दुकान थी जो मकान की बैठक ही में बनाई गई थी। एक बूढ़ा आदमी मैली सी चादर ओढ़े बैठा हुक्का पी रहा था। वो हिंदू था। उसकी खोपड़ी पर एक लंबी सी चुटिया नजर आ रही थी। एक पता पूछना है श्रीमान जी, शायद आप मेरी कुछ मदद कर सके। दिलशेर ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा। कहाँ का पता है, किसके बारे में मालूम करना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। इसी गली का पता है, दिलशेर ने कहा कि वो मकान का नंबर बताते बोला। गुलाबदीन नाम है, आमतौर पर उसे गुल्लू कहा जाता है। अरे गुल्लू का पूछ रहे हो? बूढ़ा बोला। दाएं तरफ का तीसरा मकान है, वो ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। मेरा ख्याल है वो घर पर नहीं है। उसकी माँ 2 मरतबा आकर पूछ चुकी है। डेढ़ी का दरवाज़ा खुला होगा, अंदर दाखिल होकर जीने पर चले जाना। शुक्रिया श्रीमान जी। दिलशेर दुकान से बाहर आ गया। दाएं तरफ का तीसरा 2 मंजिला मकान बहुत खस्ता नजर आ रहा था। आगे को निकली हुई बालकोनी के ऊपर लकड़ी के नक्शो निगार वाली बालकोनी सी बनी हुई थी। बालकोनी में तारीकी थी, लेकिन दिलशेर को एहसास हुआ जैसे वहां कोई मौजूद हो। वो डेढ़ी में दाखिल होकर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर रोशनी थी। दिलशेर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद सेकंड बाद एक बुढ़िया सामने आ गई। उसके चेहरे पर अफसुदगी सी थी। क्या तुम गुलाबदीन की माँ हो? दिलशेर ने कहा। हाँ, मैं गुलाबों की माँ हूँ। कहाँ है वो? खैरियत तो है ना? औरत ने कहा। उसके लहजे से परेशानी मुतरश्शे थी। जब से नौकरी छूटी है मारा मारा फिरता रहता है। रात को देर से घर आने लगा है और मैं उसके इंतजार में बैठी रहती हूँ, मगर वो है कहाँ? खैरियत तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल खैरियत से है और उसे नौकरी मिल गई है। दिलशेर ने जवाब दिया। उसे नौकरी मिल गई है? खुदाया तेरा शुक्र है, मगर वो खुद कहाँ है? औरत ने पूछा। दरअसल उसे नौकरी ही के सिलसिले में पूरी तौर पर शहर से बाहर जाना पड़ा है। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें इत्तला कर दूं, मगर मुझे फिर फैक्ट्री से निकलते हुए देर हो गई। उसे फैक्ट्री में नौकरी मिली है? हाँ, कंपनी का कुछ सामान अमृतसर भेजना था, लेकिन जिस शख्स को साथ जाना था वो नहीं आया, इसलिए मालिक ने गुलाबदीन को भेज दिया। 2-3 दिन लगेंगे उसे। उसने तुम्हारे लिए ये रुपए दिए थे। फैक्ट्री के मालिक से कुछ रकम उसे एडवांस में मिल गई थी। दिलशेर ने कहते जेब से 200 रुपये निकालकर बुढ़िया के हाथ पर रख दिए। बैठ बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, सर्दी हो रही है, तुझे बड़ी तकलीफ हुई होगी यहाँ तक आते आते। बुढ़िया कहते हुए अंदरूनी दरवाजे में चली गई। दिलशेर चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद बुढ़िया चाय बनाकर ले आई। दिलशेर चाय की चुस्कियां लेते हुए बुढ़िया से गुलाबदीन के बारे में बातें करने लगा। गुलाबदीन ने जो कुछ बताया था, बुढ़िया की बातों से इसकी तस्दीक हो गई। ये खानदान तकसीम हिंद से भी बरसों पहले सियालकोट से हिजरत करके यहाँ आया था और उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक दरअसल कश्मीर से था। गुलाबदीन के दोस्त का क्या हाल है? क्या नाम बताया था उसने? दिलशेर इस तरह खामोश है जैसे नाम याद करने की कोशिश कर रहा हो। अरे वो प्रकाश, बुढ़िया बोली। वो भी शाम से 2 मरतबा आ चुका है। बहुत यारी है दोनों में। प्रकाश उसके लिए बहुत परेशान रहता है। उसे जब गुलाबों की नौकरी का पता चलेगा तो बहुत खुश होगा। कहाँ रहता है प्रकाश? शेरदिल ने पूछा। इसी गले में, राय साहिब का बेटा है, बहुत अच्छे लोग हैं। गुल्लू के बाप के मरने के बाद अगर राय साहिब हमें सहारा न देते तो न जाने हमारा क्या होता। इस दुनिया में अभी अच्छे लोग मौजूद हैं। दिलशेर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर गुलाबदीन को वापसी में 2-3 दिन लग जाएं तो आप परेशान ना हो। दिलशेर मकान से बाहर आ गया। अपनी गाड़ी में वापस जाते हुए गुलाबदीन के बारे में सोचता रहा। उसने अब तक जो कुछ भी कहा था इसकी तस्दीक हो गई थी। ये उससे तीसरे दिन की बात है। शाम के 5 बज रहे थे। गली में बच्चे खेल रहे थे। एक मकान के थड़े पर 4-5 बूढ़े बैठे हुए थे। उनमें चौसर की बाजी चल रही थी। कुछ नौजवान लड़के उनके पास खड़े दिलचस्पी से उनका खेल देख रहे थे। गली के मोड़ पर रिक्शा रुका और एक खूबसूरत सी लड़की नीचे उतरी। उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और फर का हैंडबैग संभाले गली में दाखिल हुई। लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल रही होगी। वो बेहद हसीन थी। उसे नीली साड़ी पहन रखी थी। लंबे कद और गोरी चिटी रंगत पर यह नीली साड़ी खूब जच रही थी। लड़की के पैरों में हाई हील के सैंडल थे।
गली की ईंटों के फर्श पर उसके सैंडलों के खटखट की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। जब वो थड़े के करीब से गुजरी तो चौसर की बाजी देखने वाले नौजवान मुड़ मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। वो लड़की एक लम्हे को उस दुकान के सामने रुकी जो मकान की बैठक में बनी हुई थी। दुकान पर इस वक्त 2-3 औरतें और 3-4 बच्चे खड़े हुए थे। वो लड़की फिर आगे बढ़ गई और तीसरे मकान की डेड़ी में दाखिल हो गई। ये गुलाबदीन वाला मकान था। गुलाबदीन की बूढ़ी माँ इस वक्त दरवाजे की करीबी पीढ़ी पर बैठी एक थाल में से चावल चुन रही थी। इस नौजवान और खूबसूरत लड़की को अंदर आते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। ये गुलाबदीन का मकान है ना? लड़की ने बुढ़िया को सलाम करने के बाद पूछा। हाँ बेटी, तुम कौन हो? बैठो, बुढ़िया ने पीढ़ी से उठते हुए कहा। मैं फैक्ट्री मालिक की सेक्रेटरी हूँ। आज अमृतसर से गुलाबदीन का फ़ोन आया था, मैं उसका पैगाम देने आई हूँ। उसे आपकी बहुत फिक्र है। लड़की ने करीबी चारपाई पर बैठते हुए कहा। उसे मेरी फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? बहुत ख्याल रखता है मेरा। क्या पैगाम दिया है उसने? कब वापस आएगा? बुढ़िया ने कहा। शायद परसों आ जाए। कह रहा था कि अम्मा को बता देना। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पैगाम आप तक पहुंचा दूं। लड़की ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया बेटी। तुम फैक्ट्री में काम करती हो? मैं मालिक की सेक्रेटरी हूँ। गुलाबदीन का टेलीफोन मैंने ही सुना था। लड़की ने कहा। लाइए, मैं चावल चुन दूं। इसने बुढ़िया के हाथ से थाल ले लिया। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया बेटी? बुढ़िया ने पूछा। मेरा नाम हिना है माँ जी, लड़की ने बताया। हिना बुढ़िया के घर के काम करती रही। तकरीबन 7 बजे के करीब एक नौजवान अंदर आया। उसकी उम्र 25 के लगभग रही होगी। काली पैंट और सफेद शर्ट पर उसने वी गले वाली जर्सी पहन रखी थी। वो खासा खूबसूरत और स्मार्ट था। बुढ़िया को जिस बेतकल्फी से उसने माँ जी कहकर मुखातिब किया था, इससे अंदाजा होता था कि वो या तो बुढ़िया का करीबी रिश्तेदार है या कोई बेतकल्लुफ पड़ोसी। वो प्रकाश था, गुलाबदीन का दोस्त। वो बात तो बुढ़िया से कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार हिना की तरफ उठ रही थी। बुढ़िया ने जब बताया कि हिना उसी फैक्ट्री में काम करती है जहाँ गुलाबों को नौकरी मिली है, तो वो हिना से बातें करने लगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद ही उनमें अच्छी खासी बेतकल्फी हो चुकी थी। प्रकाश से बातें करते हुए हिना बार बार उसकी तरफ झुक जाती। ऐसा करते हुए साड़ी उसके सीने पर से ढलक जाती और प्रकाश की नजरें बहकने लगती। हिना बेटी, खाना तैयार हो गया है, कहो तो निकाल लाऊं? बुढ़िया ने बावर्ची खाने से बाहर आते हुए कहा। नहीं माँ जी, खाना तो मैं घर जाकर ही खाऊंगी और अब मैं चलूंगी। मेरी माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी, हिना ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें खाने की दावत दूं तो इसी तरह टाल दोगी? प्रकाश ने उसके तो झुकते हुए सरगोशी की। आजमा कर देख लो, हिना मुस्कुराई। तो फिर चलें, प्रकाश बोला। मैं तैयार हूँ। हिना की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम बड़ी सड़क के मोड़ पर मेरा पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मेरे साथ चलते हुए डरते हो? ये बात नहीं है, प्रकाश बोला। गली मोहल्ले का मामला है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को मेरे बातें बनाने का मौका मिले। तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। हिना बूढ़े से रुखसत होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जब वो मकान से बाहर निकली तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। बच्चे गली से गायब हो चुके थे, अलबत्ता थड़े पर बूढ़ों की चौसर की बाजी अब भी चल रही थी। वो स्ट्रीट लैंप की मध्यम रोशनी में ही अपनी बाजी जारी रखे हुए थे। हिना गली से निकलकर आर्या समाज रोड के मोड़ पर पहुंचकर रुक गई। सड़क पर किस गुजरने वाले इस तरह उसकी तरफ देख रहे थे जैसे नजरों में उसे खा जाएंगे। एक कार वाले ने उसे लिफ्ट की पेशकश भी की थी। तकरीबन 10 मिनट बाद प्रकाश पहुंच गया। वो हिना के साथ कुछ दूर तक पैदल चलता रहा, फिर एक टैक्सी रोक ली। कहाँ चले? उसने टैक्सी में बैठते हुए हिना से पूछा। कनॉट पैलेस, हिना ने जवाब दिया। प्रकाश ने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को कनॉट पैलेस चलने को कहा। टैक्सी कनॉट पैलेस पर डलहौजी हाउस के सामने रुकी। वो दोनों नीचे उतरे। जब वो डलहौजी हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे तो हिना ने प्रकाश का हाथ थाम रखा था और फिर क्रिस्टल रूम में दाखिल होने के बाद तो वो प्रकाश के साथ चिपकी जा रही थी। उसके लम्ब से प्रकाश के दिलो दिमाग में सनसनी की लहरें से गूंज रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था कि कोई औरत उसके इतने करीब आई थी। उनकी मुलाकात को भी 2-3 घंटे नहीं हुए थे और उनके दरमियान फासले बहुत तेजी से घट रहे थे। डलहौजी हाउस के क्रिस्टल रूम में नीम उरे लिबास वाली एक खूबसूरत वेट्रेस ने दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ उन्हें खुशामदीद कहा। हिना मुतजस्सिस नजरों से चारों तरफ देख रही थी। ये वो वक्त था जब डलहौजी हाउस जैसी जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी। क्रिस्टल हाउस की किसी मेज पर कोई सीट खाली नहीं थी। बड़ी मायूसी हुई आकर। प्रकाश के लहजे में वाकई मायूसी थी। यहाँ तो बैठने तक को जगह नहीं। हॉलीडे न चले, चंद कदम के फासले पर तो है। मेरा ख्याल है खूबसूरत वेट्रेस हमें मायूस नहीं करेगी, हिना ने उसको देखते हुए कहा। इसके सीने में भी दिल है, ये भी किसी को चाहती होगी, इसे मालूम होगा किसी ऐसे मौका पर क्या करना चाहिए। क्यों नहीं डैडी, वेट्रेस भी मुस्कुरा दी। एक एग्जेक्टिव रूम खाली है,
अगर आप पसंद करें तो। वो क्यों नहीं। हिना ने उसकी बात काटते प्रकाश की देखा और प्रकाश ने भी इस बात में सर हिला दिया। प्रकाश को दरअसल किसी ऐसी ही जगह की तलाश थी जहां हिना के साथ तन्हाई में बैठ सके और कोई मुदाखलत करने वाला ना हो। वो हर कीमत पर हिना के उसने शबाब से लुत्फानंदोज होना चाहता था। वो समझ रहा था हिना जैसी खूबसूरत लड़की इत्तेफाक से उससे मिल गई थी और बड़ी आसानी से उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गई थी। वेटर्स उन्हें बार काउंटर के साथ वाले राहदारी नुमा रास्ते में ले गई। इस राहदारी में चलते बिलाखिर वो चंद सीढ़ियां उतरकर एक कुशादा कमरे में पहुंच गए। दबीज कालीन वाले खूबसूरत आरामदेह सोफे बिछे हुए थे। दरमियान में शीशे की टॉप वाली कॉफी टेबल थी जिस पर गुलदान रखा हुआ था। सोफे के बिल्कुल सामने वाली तस्वीर नीमुरा लिबास में एक ऐसी लड़की की थी जो पूरी तरह मुंह खोले हंस रही थी। उसके सामने चंद कदम के फासले पर एक गधा खड़ा था और लड़की उस गधे को देखकर हंस रही थी। तस्वीर एक पार्क में खींची गई थी और वहां इस लड़की को गधे के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें देखकर प्रकाश दिल में मुस्कुरा दिया। हिना के साथ वो इसी किस्म का माहौल चाहता था। आप ऑर्डर नोट करा दीजिए। वेट्रेस ने शीशे की टॉप वाली कॉफी टेबल पर गुलदान के करीब प्लास्टिक कवर वाले मेन्यू की तरफ इशारा किया। मेन्यू का क्या करना है? शैंपेन की बोतल और रोस्टेड चिकन दे जाओ, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रकाश ने कहा। यस सर, वेट्रेस कहते हुए बाहर निकल गई। उसे जाते दरवाज़ा भीड़ दिया था। तकरीबन 15 मिनट बाद उसके ऑर्डर की तकमील कर दी गई। वेट्रेस ने मतलूबा चीज़ें टेबल पर सजा दी और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। प्रकाश ने उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और सोफे पर हिना के करीब बैठ गया। उसने बोतल खोलकर दोनों गिलासों में शराब ले ली और एक गिलास हिना की तरफ बढ़ा दिया। मैं तो शराब नहीं पीती। हिना बौखला सी गई। आज तो तुम्हें पीनी पड़ेगी मेरी खातिर। प्रकाश ने एक हाथ उसके कंधे पर रखकर अपनी तरफ खींच लिया। हिना की साड़ी का पल्लू ढलक गया। पहले तुम पियो, हिना ने कहते हुए शराब का गिलास उठा लिया मेरे हाथ से, उसने कहा और प्रकाश के होंठों से लगा दिया। प्रकाश उसकी कुर्बत में दीवाना हुआ जा रहा था। वो घटाघट शराब पीने लगा। हिना ने गिलास उस वक्त तक उसके होंठों से नहीं हटाया जब तक खाली ना हो गया। हिना ने दूसरा गिलास भी उठा लिया। ये भी पी लो मेरी खातिर, और ये भी मेरे हाथ से। हिना मुस्कुराई। तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी सकता हूँ। प्रकाश ने दूसरा गिलास भी खाली कर दिया। प्रकाश आदि शराबनोश नहीं था। दोस्तों की महफिल में बैठकर कभी कभार पी लिया करता था, वो भी सिर्फ 2-2, 3-3 घूंट। लेकिन इस वक्त शैंपेन के 2 गिलास हलक में उंडेलने के बाद उसी में महसूस हो रहा था जैसे रगों पे में आग सी भड़क गई हो। इसका दिमाग झंझना उठा था। हिना ने गिलास में मजीद शराब डाली, लेकिन इससे पहले के वो गिलास उठाती प्रकाश ने उसे दबोच लिया। प्रकाश उसके कपड़े नोचने की कोशिश कर रहा था और हिना उससे बचने की कोशिश कर रही थी। अभी नहीं, हिना ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। मैं तुम्हारे पास हूँ और अभी सारी रात पड़ी है। तुम्हें देखकर किस काफिर से सब्र होता है। प्रकाश ने ये कहते हुए उसकी तरफ खींचा। लो, एक गिलास और पी लो मेरे हाथ से। हिना ने गिलास उठा लिया। प्रकाश इस मर्तबा भी इनकार न कर सका और घटाघट पूरा गिलास हलक में उंडेल गया। अब शराब उसके दिमाग पर असरअंदाज होने लगी थी। उसने हिना के हाथ से गिलास लेकर दूर फेंक दिया और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। इस खींचातानी में उस बात का होश न रहा कि हिना के अलावा किसी और तरफ तवज्जो दे सकता है। उसके होशो हवास तो शराब शबाब ने सलब कर लिए थे। वो इस हकीकत से बेखबर था कि सामने वाली दीवार पर आवेदा तस्वीर में जो नीम उरिया लड़की करीब खड़े हुए गधे को देखकर पूरी तरह मुंह खोले हंस रही थी। उस खुले हुए मुंह की दूसरी जानिब एक छोटा सा सुराख पैदा हो गया था और उस सुराख में से एक मूवी कैमरे का लेंस झांक रहा था। हिना ने इस मर्तबा गिलास का तकल्लुफ नहीं किया। उसने बोतल उठा ली। लो, थोड़ी सी और लो, चंद घूंट मेरी खातिर। इस तरह के खाक मजा आएगा। मैं भागी तो नहीं जा रही। लो पियो। शराब की बोतल प्रकाश के होंठों से लग गई। सियाल आग के चंद और घूंट रगों में लावा सा भरते चले गए। अब शराब पूरी तरह उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। हवास बिल्कुल साथ छोड़ चुके थे। सुना है तुम आजकल इसराइली सफारत खाने में काम कर रहे हो, हिना ने कहा। हाँ, वो यहूदी बहुत दौलतमंद है। कंपनी से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। कंपनी से भी तनख्वाह मिलती है। ऐश हो रहे हैं। प्रकाश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। तुम उसके लिए क्या काम करते हो जो वो इतनी तनख्वाह देते हैं? हिना बोली। काम? प्रकाश ने हल्का सा कहका लगाया। वो हमारे हिंदू लड़कों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए इसराइल भेज रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने इस किस्म का एक कैंप कायम किया है। ट्रेनिंग देने वाले इसराइली माहिरीन परसों रात को दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में एक कैंप कहाँ कायम किया गया है? हिना ने पूछा। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? प्रकाश ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा।
मैं भी छापामार जंग की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, हिना ने जवाब दिया। ओह अच्छा, तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगा। आओ, दूर क्यों हट रही हो? तुम्हारा ये शरीर कितना खूबसूरत है। दिल्ली में ट्रेनिंग कैंप किस जगह कायम किया गया है? हिना ने पीछे हटते हुए कहा। जमुना के किनारे। प्रकाश बोला, लेकिन लानत भेजो कैंप पर, तुम मेरे करीब आओ ना। इसराइली माहिरीन परसों रात किस फ्लाइट से आ रहे हैं? हिना ने पूछा। मैं नहीं जानता। तुम दूर क्यों? तो थोड़ी सी और पियो। हिना ने बोतल उठाकर उसके मुंह से लगा दी। प्रकाश ने झटके से बोतल मुंह से हटाई और हिना से लिपट गया। हिना बड़ी मुश्किल से इसे अपने आप से और उसके चुंगल से छुड़ा सकी थी। उसने धक्का दिया तो प्रकाश कालीन पर गिर गया। अब उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। शराब की ज्यादती ने उसके हवास बिल्कुल मुखत्तल कर दिए थे। उसके असाब बिल्कुल मफलूज होकर रह गए थे और दिमाग पर गुनूदगी सी तारी होने लगी थी। हिना ने उसकी तरफ देखा, अपना हुलिया दुरुस्त किया और उठकर दरवाजे का लॉक खोल दिया। इसके सिर्फ 5 सेकंड बाद दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो तारिक और शेरदिल थे। तारिक अजीब सी नजरों से हिना की तरफ देख रहा था। हिना उसकी निगाहों का मतलब समझते बोली, इन इंसानुमा भेड़ों के चुंगल से वतन की आज़ादी के लिए मेरी सैकड़ों बहनें इज्जत से महरूम हो चुकी हैं। मुझे इस अजीम मकसद के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो गुरेज नहीं करूंगी। तुम वाकई अजीम हो हिना। तारिक इससे ज़्यादा कुछ ना कह सका। हिना कमरे से निकल गई। तारिक और दिलशेर ने कालीन पर पड़े हुए प्रकाश को उठाया और वो उस कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो प्रकाश को उठाए दिलहोजी होश के अखबीर तारिक गली में आए। उन्होंने प्रकाश को दरवाजे के सामने खड़ी हुई कार के पिछली सीट पर डाला और वो दोनों अगली सीट पर बैठ गए। स्टीयरिंग के सामने दिलशेर था। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी एक झटके से हरकत में आकर तेजी से आगे की तरफ रवाना हो गई।